2023 से कार्यकारी होगा, तो उसके चलते जो छोटे इन्वेस्टर, मेरे जैसा छोटे इन्वेस्टर, उनको क्या फायदा होगा और हम ये जो न्यूज़ से कैसे फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। रिपीट करूं क्या? हाँ, इन्होंने 2023 से राजीव सर, सोमेश सर, सभी दर्शकों और पूरा निवेश मंथन टीम को मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, जो 5 स्टॉक पॉलीकैब, टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशंस, पेटीएम और माइक्रोटेक डेवलपर, ये जो एमएससीआई इंडेक्स का रिबैलेंसिंग होने जा रहा है, जो कि नवंबर 2023 से कार्यकारी होगा, तो उसके चलते जो छोटे इन्वेस्टर, मेरे जैसा छोटे इन्वेस्टर, उनको क्या फायदा होगा और हम ये जो न्यूज़ से कैसे फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। जी ठीक है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये होता ये है कि एमएससीआई एक इंडेक्स है जिसमें इमर्जिंग मार्केट या कंट्री बेस्ड सारे इंडिसेस बनते हैं। उसके बेसिस पे इंडेक्स एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं या जो बड़े-बड़े फंड्स हैं, वो अपने एलोकेशंस डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितना कैसे कर सकते हैं, किस-किस स्टॉक में कर सकते हैं। तो एक इंडेक्स को आप रिप्रेजेंटेटिव, एमएससीआई इंडेक्स को एक रिप्रेजेंटेटिव माने, और जो भी इस इंडेक्स को बेस रख के जो भी फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते होंगे, वो अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक्स नए ऐड होते हैं उनको खरीद के, और जो बाहर जा रहे होते हैं उनको बेच के। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये सिर्फ इंट्रोड्यूस होते हैं उस दिन बाइंग होती है। ये पहले से एक अंदाज़ा रहता है और उसके बेसिस पे धीरे-धीरे इसकी एडजस्टमेंट चलती रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े फंड मैनेजर्स को खरीदना होता है, उनकी जो क्वांटिटी होती है, अगर वो एक बार में खरीदना या बेचना चाहें, तो उससे प्राइस इम्पैक्ट, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा ये एक डिफ़र किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन सर्टेन प्राइस रेंज ये खरीदे जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे फ़र्क नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ़ न्यूज़ आप समझें कि किसी चीज़ का इंडेक्स में इंक्लूज़न होना है, मतलब ये तय है कि जो उस इंडेक्स पे बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते होंगे, जो फंड मैनेजर्स है, जो इन्वेस्टर्स, वो सर्टेनली इन स्टॉक्स को खरीदेंगे, बाय करेंगे। तो ये उसमें डिमांड क्रिएट करेगा, थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। और जो बाहर जाएँगे उनका प्राइस थोड़ा-सा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि वो बेचेंगे। ये 2 चीज़ें सही सही हो गई। लेकिन अब रही बात, आपका जो सवाल है कि इसके बेसिस पे जो छोटे निवेशक हैं, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। इससे ट्रेडर्स बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज़ ये एक इवेंट बेस्ड प्राइस मूवमेंट है, जिसमें एक मोमेंटम क्रिएट होगा और उस मोमेंटम को ट्रेड किया जा सकता है, अगर आपको ट्रेड करना आता हो तो। इन्वेस्टर को कभी भी वेंचर नहीं करना चाहिए न्यूज़ बेस्ड पोजीशन लेने के लिए। न्यूज़ बेस्ड पोजीशन जो होते हैं, वो थोड़े समय के लिए प्राइस मूवमेंट देते हैं और न्यूज़ जाने के बाद वो प्राइस मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। और ये अंदाज़ा लगाना एक एक्सपर्ट की ही के अंडर के एक्सपर्ट ही कर सकता है। जो बहुत समझता नहीं है, टेक्निक्स नहीं समझता है, वो नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है एमएससीआई में इंक्लूजन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। एमएससीआई में इंक्लूड हो रहा है मतलब स्टॉक्स अच्छे हैं, कुछ क्वालिटी है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे फ़िल्टर करके इन स्टॉक्स को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं और इसके फंडामेंटल को अगर आप स्टडी कर सकते हैं, तो आप करें। जो इसके अप्रोचेज़ होते हैं, जो जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहें, और अगर लगता है कि इसमें से कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड लॉन्ग टर्म आइडिया बन सकता है, तो उसमें धीरे-धीरे या तो स्टैगर्ड बाइंग या वन टाइम बाइंग, जैसा भी आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उसको चुनें, ना कि सिर्फ बिकॉज़ इंक्लूड हो रहा है तो उसके बेसिस पे कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करें। इन्वेस्टर्स, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स
बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनकी एबिलिटी है तो पैरामीटर्स रीड करके ट्रेडिंग टेक्निक से उससे बेनिफिट लिया जा सकता है। जी। और साथ में शायद अभी ये एक स्पेकुलेशन है कि ये नाम जोड़े जा सकते हैं। अभी शायद फॉर्मल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा शायद नहीं हुई होगी। और लेकिन जो बात आपने कही कि ये तो बस एक सजेस्टेड लिस्ट आपके लिए हो गई कि आप इसको फंडामेंटली देखिए, उसका एक लेखा-जोखा लीजिए, खुद पढ़िए, समझिए और फिर उसमें कुछ अच्छा लगता है तो चुन सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये सजेस्टिव लिस्ट अगर नामों की चर्चा है तो भी बन जाती है। देखिए, ऐसा मैंने अपने पहले 1-2 सेंटेंस में यही बोला कि अनाउंसमेंट बाद में आता है, लेकिन फीलर मार्केट में रहता है, जिसके बेसिस पे एडजस्टमेंट ऑलरेडी होने लगता है। बिकॉज़ अनाउंसमेंट के बाद आप अचानक से एक बार खरीदने जाएँगे, तो इम्पैक्ट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। बहुत ज़्यादा रिटर्न लॉस हो सकता है। इसलिए एक फीलर के बेसिस पे एडजस्टमेंट ऑलरेडी चलता रहता है, क्योंकि वो भी उनको भी पता है कि एमएससीआई के क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है, तो उसके हिसाब से पार्शियली चीजें समझ में आ जाती हैं, बिकॉज इंडेक्स का एक अपना जी। अप्रोच होता है। अब रही बात की सजेस्टिव लिस्ट, अगर ये ऐड होने वाले हैं, ऐसा फीलर है तो वैसे भी एक लिस्ट है आपके पास, अदरवाइज भी स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। इनकी खरीदारी इनके अपने स्ट्रेंथ पे, अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ पे, अपने रिजल्ट के स्ट्रेंथ पे होनी चाहिए, न कि बिकॉज ये एमएससीआई में ऐड हो रहे हैं। देखिए, जो एमएससीआई से बाहर जा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि खराब स्टॉक है। एमएससीआई से बाहर इसलिए जा रहे हैं कि एक फिल्टर है, उस फिल्टर पे कुछ नए नाम आ गए हैं और पुराने नाम उस फिल्टर में नीचे चले गए हैं। तो एक सेलेक्ट लिस्ट जो हमें देनी है, उसमें से जो नीचे वाले हैं वो निकल जाएंगे और उसमें आके दूसरे ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो एमएससीआई से निकल के जा रहा है कोई खराब चीज है, ऐसा नहीं है। जी।